अब चलिए जातिगत जनगणना, अब जल्दी से चलिए, कुछ कोर्स भी तो आगे बढ़ना चाहिए। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बता दिया हूँ, क्योंकि बहुत उलझ जाएंगे तो पता लगे कि 2-3 घंटा इसी में लग गया, क्योंकि बिहार का पूरा मुद्दा इसी पे चल रहा है। 5 से 6 दिन जो है दैनिक जागरण में इसी का संपादकीय लिखाया है। जो दैनिक जागरण लोग पढ़ते होंगे, 5-6 लगातार ही आया है, 5-6 दिन। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिएगा, लेकिन 150-200 सब तैयार कर डालिए। एक तो इसका सामान्य पहलू है, मतलब भूमिका। अब फिर मैं बताया कि कोई चीज पढ़ना है तो उसका विश्लेषण करना है, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, और फिर इसका एक मूल्यांकन जान लेना है। बस इतना ही हम लोग को जानना है यहाँ पर। इसलिए बोला हूँ कि स्टार्ट में थोड़ा चलेंगे, क्योंकि आज आरक्षण सब खत्म करना है जो लिखा हूँ, और जो लोग आप लोग कहेंगे पढ़ा दूंगा। देखिए, हमारे यहाँ 1872 में जो है ब्रिटिश काल में जो वायसराय जो मेयो था, तो मेयो ने ही पहली बार जो है जनगणना की शुरुआत कराया था। अब जानते हैं कि मेयो ने जनगणना की शुरुआत कराया, लेकिन वो जनगणना तो हो नहीं पाई थी। पहली संपूर्ण जो जनगणना है वो 1881 में जो है हुई थी भारत में, अंग्रेजी काल में। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की बात की गई कि हम लोग जनगणना करेंगे, और सामान्यतः अंग्रेजी काल में भी प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता रहा। ये जो जनगणना है वो हमारे यहाँ एक विभाग है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना कमिश्नर, ये पूरा विभाग है, हाँ, गृह मंत्रालय के तहत। तो यही विभाग जो है जनगणना कराता है। उस विभाग का नाम है, कभी पीटी में पूछ दे, पता है, लेकिन वो भी गलत लगा चले आए, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना कमिश्नर आयुक्त। तो ये हमारे यहाँ जो विभाग है, यही विभाग जो है जनगणना कराता है, सामान्य जनगणना। अब जानते हैं कि जब हम लोग आज़ाद हो गए तो 1951 के बाद जो है वह हम लोग जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होता रहा, और इसके लिए बाकायदे हम लोगों ने 1948 में कानून बना दिया था। तो 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया, और उसी के आधार पर 1951 में जो है आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई हम लोगों के यहाँ। अब जानते हैं कि उस जनगणना में SC ST की जनगणना की जाती है। जो सामान्य जनगणना होता है उसमें SC ST की जनगणना की जाती है, OBC की जनगणना उसमें नहीं की जाती है। पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि जो सामान्य जनगणना हम लोग क्या होता है उसमें SC ST की जनगणना की जाएगी, लेकिन OBC की जनगणना नहीं की जाएगी। अब 2011 में जो है जो जनगणना हम लोग का 2011 का हुआ, उसमें आप जानते हैं कि सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जो जनगणना हुई थी, जिसको हम लोग सोशल इकोनॉमिक जो है कास्ट सेंसस कहते हैं, तो ये जो जनगणना हुआ था, तो 2016 में जनगणना का अंतरिम सब जो है पहलू पूरा हो गया। इसमें बाकायदे 5,000 करोड़ रुपया खर्चा भी हुआ। वेबसाइट पर मैं देख रहा था, इसमें 5,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। तो आप देख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या उसमें बनाया गया था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति का हम लोग पता लगाएंगे। अब समस्या ये है कि ये जो 2011 की जो जनगणना में सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाने की जो बात की गई थी, वह हमारे यहाँ महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के माध्यम से नहीं था। वो जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी गरीबी उन्मूलन जो मंत्रालय हम लोग के यहाँ है, उसने जो है वह देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना का पहल किया था। तो जो मेन विभाग है उसने जो है जनगणना ये नहीं करवाया था। पहला तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। अब जानते हैं कि इसमें जो है अब समस्या ये हुआ कि जब सब आंकड़ा आ गया तो सरकार को इसको प्रकाशित करना था। तो जब प्रकाशित करना था तो सरकार ने कह दिया कि ये त्रुटिपूर्ण आंकड़ा है, और सरकार ने प्रकाशित करने से मना कर दिया। 20 जुलाई 2021 को जो है, और जानते हैं कि ये मसला जो है सरकार के समक्ष जब गया तो सरकार ने घोषित रूप से कह दिया कि भाई ऐसा है कि हम उस जनगणना को प्रकाशित नहीं करेंगे।
और इसलिए प्रकाशित नहीं करेंगे कि महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा तो जनगणना कराया नहीं गया। जनगणना तो हम लोगों ने कराया था जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने, और उसकी जनगणना को प्रकाशित करना बाध्यता है नहीं। यदि जनगणना ये कराया होता तो प्रकाशन अनिवार्य हो जाता। इस तरह से सरकार जो है अपने वादे से मुकर गई और जनगणना का प्रकाशन नहीं हो पाया। अब जानते हैं, अब इसी मुद्दे को लेकर बिहार में कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय, जनगणना केंद्र सूची का है, लेकिन जातिगत जनगणना सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जातिगत जनगणना कोई राज्य सरकार यदि कराना चाहती है तो करा सकती है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, तो बिहार सरकार ने जो है वो देखा जाए तो जातिगत जनगणना करवाया और उसकी रिपोर्ट का प्रकाशन अभी कुछ महीने पहले किया गया। लेकिन आप 4 लाइन पहले भूमिका लिखिए। सर्वे, सेंसस जनगणना नहीं बोलेंगे, उसको सर्वे बोलेंगे, सर्वे बोलेंगे। सिद्धांत में समझने के लिए जनगणना कर सकते हैं, लेकिन सर्वे बोला जाएगा। लिख दीजिए। सामान्य जनगणना कराता है, SC ST की जनसंख्या तो बता देगा, लेकिन अब समस्या है कि इसने तो कराया नहीं जनगणना, वो तो सरकार ने जो है अलग एक जो विभाग था ग्रामीण और शहरी वाला उसको दे दिया था, और वो यदि कोई सर्वे करता है, वो कुछ करता है तो उसका प्रकाशन अनिवार्यता नहीं, तो सरकार ने मना कर दिया, हम उसका प्रकाशन नहीं करेंगे। नहीं तो सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया, सरकार ने कह दिया कि त्रुटिपूर्ण है, उसमें बहुत सारे लफड़े थे। किसी राज्य में एक जो जाति का व्यक्ति है वो SC में है और दूसरे राज्य में वही व्यक्ति OBC में है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं। अब उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया कि हम किस में रखेंगे। मान लीजिए किसी SC व्यक्ति को आप जो है OBC में रख देंगे तो भी हल्ला मचाएगा, OBC वाले को मान लीजिए SC में रख देंगे तो भी हल्ला मचाएगा। इसलिए सरकार ने कहा कि छोड़िए, हटाइए। हमारे यहाँ बहुत जातिगत प्रथाएं उलझी हुई है ना, कहीं पर जाट लोगों को आरक्षण भी दिया गया है और कहीं जो है आरक्षण नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ आरक्षण लागू नहीं है, आरक्षण लागू है। यूपी में जाट को आरक्षण नहीं है, जनरल में काउंट होते हैं। आप देख रहे हैं कि हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। नहीं, जाट को आरक्षण नहीं है, यूपी में नहीं है जाट को आरक्षण, लेकिन जाट को जो है उसमें नहीं रखा गया। जो लिस्ट में देख रहा था उसमें विवाद आ गया था, कुछ मामला आ गया। कोई बात नहीं, मतलब किसी राज्य में लागू है, किसी राज्य में नहीं लागू है। सब जैसे मान लीजिए राजस्थान में क्या है, राजस्थान में लागू है, लेकिन आप देखते हैं कि जाट को आरक्षण जो हरियाणा में लागू है, नहीं लागू है। तो इस तरह से भिन्नता है। चलिए भूमिका लिखिए, वो लिखिए। ज्यादा हम इस पर बहस नहीं करेंगे क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, मामला लंबा चला जाएगा। जातिगत जनगणना का प्रारंभ, जातिगत जनगणना का प्रारंभ 1901 से दिखाई देता है, 1901 से दिखाई देता है। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना का प्रारंभ 1901 से दिखाई देता है। 1931 में पहली बार जातियों का लेखा जोखा तैयार किया गया। 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना की गई। SECC कहा जाता है, 60 में लिख दीजिएगा, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC की गई। लेकिन मूल विभाग ने नहीं कराया, मूल विभाग ने नहीं कराया।
वही मूल विभाग का मतलब महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, मूल विभाग ने नहीं कराया और सरकार ने त्रुटिपूर्ण बताकर इसका प्रकाशन नहीं किया। त्रुटिपूर्ण बताकर इसका प्रकाशन नहीं किया। लेकिन पिछले वर्ष बिहार में राज्य सरकार ने जातिगत सर्वे कराया है। अगर इस साल एग्जाम देंगे तो पिछले वर्ष लिख ही सकते हैं। पिछले वर्ष बिहार ने जातिगत सर्वे कराया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट ने मान्यता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट ने मान्यता दिया है। बस ठीक है। अब इसका सकारात्मक पक्ष में तर्क, अब यहां पर सामान्य एक पक्ष में तर्क, सामान्य एक विपक्ष तर्क को ध्यान रखना है। जीवन में बहुत अच्छा करने के चक्कर में भी कुछ नहीं हो पाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा करेंगे, उस बहुत अच्छा करने के चक्कर में काम गड़बड़ हो जाता है कि ऐसा मैथ का तैयारी करूंगा कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। सामान्य मैथ का तैयारी कर लीजिए जिससे सीसेट रुकने ना पाए। मेरा ये मानना है कि जैसे मैं एक दिन सोचा कि पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, फिर मैं सोचा थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूं यार, पता चले कि कोई आएगा छोड़ के तो नहीं आएंगे, कहीं ध्यान से निकल गया मान लीजिए, पढ़ लिया जाए थोड़ा बहुत। अब गहन पढ़ाऊंगा 2 घंटा लग जाएगा। पूरा एक फाइल तैयार कर रखा हूं जातिगत जनगणना पर, लिखते लिखते इतना मोटा हो गया है। आज ही सुबह सोच रहा था क्या करूं, फिर मैं सोचा नहीं कुछ नहीं, वो सब प्रवचन नहीं करूंगा, 4 लाइन पढ़ाऊंगा केवल, क्योंकि बहुत भाई उतना लिख सकते नहीं है। अब कोई हम लोग का ऐसे का क्लास है नहीं, कितना मैं विवेचन करूं। पहला बात देखिए, जातिगत जो आरक्षण है यदि कराया जाएगा तो उससे ये पता चलेगा कि भाई प्रशासन है, चाहे मीडिया है, चाहे शैक्षणिक संस्था है, किस जाति के लोग कितने हैं, कम से कम हम लोग ये पता कर लेंगे। और सरकार को जब सही आंकड़ा पता चलेगा तभी तो सरकार उस आधार पर जो है पब्लिक पॉलिसी बना सकती है और हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ दिया जा सकता है। भाई कोई जाति का व्यक्ति है एकदम मान लीजिए जो पिछड़ी हुई जाति है और वो देखा जाए तो उसको देखा जाए कि प्रशासन में किसका कितना योगदान है, तो उसके हिसाब से हम उसको आरक्षण का वर्ग निर्धारित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि वर्गीकरण का आधार जो है किस संशोधन द्वारा किया गया, 105वां। 105वां संविधान संशोधन में जो प्रावधान किया गया उसको हम ठीक ढंग से अब लागू कर सकते हैं। नंबर 1, जातिगत आरक्षण से जातिगत आरक्षण कह रहे, जातिगत जनगणना से सरकार को पता चल सकता है कि प्रशासन, मीडिया, शैक्षणिक संस्था आदि में जातियों की भागीदारी कितनी है, और सरकार इन आंकड़ों के आधार पर सार्वजनिक नीति बना सकती है। हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ दे सकती है, सार्वजनिक नीति बना सकती है। हीनतम
स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ दे सकती है। हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ दे सकती है। देखिए, ऐसे समझिए कि 1953 में जो काका कालेलकर आयोग बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि 45% से ज्यादा आरक्षण देना चाहिए ओबीसी को। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। सरकार ने रिपोर्ट दबा दिया। फिर जब बीपी मंडल कमीशन आया तो मंडल आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में 40% आरक्षण देने की बात किया। खैर वीपी सिंह 27% आरक्षण दे दिए। अभी आपसे बताएं कि 2006 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संगठन है, उसने भी एक सर्वे किया था और उस सर्वे में ओबीसी की आबादी जो है 41% दिखाई गई और रिपोर्ट भी प्रकाशन में नहीं आया है ना, तो सार्वजनिक उस तरह से हो पाया। वो तो मैं खोज रहा था तो आज मैं देखा कि उसकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि 41% जो आबादी ओबीसी की है। तो अब मान लीजिए सही चीज पता चलेगा तो उसके हिसाब से ही तो हम पॉलिसी बनाएंगे, चाहे आरक्षण देंगे। भाई जैसे मान लीजिए आरक्षण है तो उसमें हम वर्गीकरण कर रहे हैं कि जो लोग मान लीजिए आगे चले गए उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाए और जो जातियां अभी पिछड़ी हुई हैं उनको हम लोग आरक्षण दे दें। ये तभी तो हो सकता है जब हमारे पास जो है सही आंकड़ा हो। ठीक है, दूसरा बात समझिए। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि हम लोग के यहाँ संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी आयोग सबको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब सबको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अब अल्पसंख्यक आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने की तैयारी चल रही। विधेयक तो बना ही हुआ है, पारित नहीं हो पाया। अब जातिगत जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करके जातियों को हम लोग जो है सही लिस्ट में रख सकते हैं। अब तो हमारे पास संवैधानिक आयोग भी है, तो संवैधानिक आयोग को जिम्मेदारी दे सकते हैं तो सही लिस्ट में जो है जातियों को रखा जा सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो चाहे मराठा, चाहे मान लीजिए पटेल, चाहे लिंगायत, चाहे जाट, इस तरह के जितने आंदोलन हैं उन आंदोलनों का जो है संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम लोग के पास संवैधानिक आयोग है और आप अपना वहां पर दर्ज कराइए मामला, जो आयोग कहेगा उसको हम लोग मान लेंगे क्योंकि इसका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा तब तक आयोग जो है किस प्रकार से किस जाति को कहां पर रखना और कैसे रख पाएगा, अनुमान लगा के कैसे रख पाएगा? कुछ तो उसका साक्ष्य होना चाहिए ना उसके पास। नंबर 2, संविधान के तहत SC/ST/OBC, संविधान के तहत SC/ST/OBC, SC/ST/OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अतः जातिगत जनगणना के बाद वास्तविक आंकड़ों का प्रयोग करके, जातिगत जनगणना के बाद वास्तविक आंकड़ों का प्रयोग करके उन्हें सही सूची में रखा जा सकता है, उन्हें सही सूची में रखा जा सकता है। देखिए, जातिगत जनगणना का मतलब ये मत समझिएगा कि केवल हमने आपसे जाति पूछ लिया। आप लोग वो प्रोफार्मा नहीं देखे होंगे ना, 17 कॉलम वाला, कोई देखा है? 17 कॉलम का प्रोफार्मा जातिगत आरक्षण वाला, उसमें सब भरना था। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, टिक लगाना था। मेरे पास पड़ा था, क्योंकि सब जिले में हो रहा था तो उस समय मैं जो है वह उसका थोड़ा बहुत इंचार्ज था, तो सब कॉलम में लोग अंदाज से टिक लगा देते थे। तो कभी कभी मैं जाकर चेक भी करता था। एक सुपरवाइजर होता है ना जिले में, जो सब देखता रहे, निरीक्षण करता है। तो कभी कभी मैं किसी का, हम लोग फ़ोन नंबर जरूर लिखना, तो उसमें एक कॉलम बना था फ़ोन नंबर लिखने का।
लेकिन वो फ़ोन नंबर गोपनीयता था, वो हम किसी को सार्वजनिक नहीं करते। अब मैं घर पे बैठ के 2-4 लोगों से फ़ोन करके पूछ लेता था। जैसे मान लीजिए उनके पास मोटरसाइकिल है, इस पे साइकिल टिक लगा है, तो मैं तो उल्टा बोलता था ना। हम बोले कि आपने तो भर दिया फार्म, एक दिन मोटरसाइकिल से आ जाते आप, ऑफिस में मिल लेते, आपका तो है ही है। बोले हाँ सर मोटरसाइकिल तो है ही है। तो मान लीजिए हम कहते हैं जब आपने साइकिल टिक लगा दिया है, तो अब इस तरह का त्रुटि था तो क्या करे आदमी, लास्ट में सब करने के बाद नीचे लिख दिया कि संशय रहित जो है आंकड़ा नहीं माना जा सकता, काम खत्म। हम क्या करें, जब कर्मचारी सही से काम ही नहीं किए तो हम लोग क्या करें। तो आप देखते हैं कि दूसरा, अब इससे क्या होगा कि भाई मराठा लोग वास्तव में ओबीसी हैं कि नहीं, उनकी स्थिति जो है ओबीसी की है कि नहीं। पटेल, लिंगायत, तमाम जो आंदोलन चलता है उसी को जोड़ लीजिए, बल्कि इससे मराठा, पटेल, लिंगायत, जाट, इससे मराठा, पटेल, लिंगायत, जाट आंदोलनों में कमी आएगी, जाट आंदोलनों में कमी आएगी, जो समस्या का समाधान होगा। आज सुप्रीम कोर्ट क्यों समर्थन करता है? सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर के कारण समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक बार आप लोग जो है इसको पहले करिए, उसके बाद मैं बताता हूं आरक्षण का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो है एससी, एसटी, ओबीसी हर जगह क्रीमी लेयर लागू करिए, पहले पहले एक बार हमको पता तो चल जाए, उसके बाद मैं क्रीमी लेयर लागू करता हूं इसमें सब। अब समस्या है कि मान लीजिए कुछ लोग एसटी में हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं, अभी भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो कम से कम उनको तो हम लोग क्रीमी लेयर में शामिल कर दें। अब जो आईएएस अधिकारी बन गए हैं, जो बड़े अधिकारी बन गए, पीसीएस अधिकारी बन गए, उनको क्या अब आरक्षण का मतलब है? जिनके घर में मान लीजिए बीबीएस डॉक्टर हैं, तमाम लोग हैं, तो वो फिर मत आरक्षण वाला करिए। तो सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइन दे दिया है, सरकार भी सहमत है कि एक बार ऐसा हो जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3, जातिगत आरक्षण से क्रीमी लेयर लागू करने में सुविधा रहेगी, क्रीमी लेयर लागू करने में सुविधा रहेगी, जिससे कुछ जातियों को आरक्षण से अलग किया जा सकता है, कुछ जातियों को आरक्षण से अलग किया जा सकता है, कुछ जातियों को आरक्षण से अलग किया जा सकता है। और भविष्य में राजनीतिक भागीदारी पर भी उचित चर्चा हो सकती है, राजनीतिक भागीदारी पर भी उचित चर्चा हो सकती है। राजनीतिक भागीदारी पर भी उचित चर्चा हो सकती है। ठीक है, एक और मन करेगा लिख डालिएगा। अब चलिए नकारात्मक। अब देखिए केंद्र सरकार का क्या मानना है, केंद्र सरकार क्यों विरोध कर रहा है। भाई जातिगत जनगणना होगा तो राजनीतिक स्तर पर इसका दुरुपयोग होगा। दल विभिन्न क्षेत्रों में जातियों की स्थिति का उनके पास एक वास्तविक आंकड़ा आ जाएगा, और वो वोट बैंक की राजनीति का प्रयोग करेंगे। और चूंकि हमारे यहाँ जो है पीपीएस सिस्टम है, हमारे यहाँ जो है पीपीएस सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, अब इसके कारण जो सबसे ज्यादा वोट पाता है विजय उसकी हो जाती है। ये बताइए, जब मान लीजिए किसी क्षेत्र में पता चल जाएगा कि इतनी जनसंख्या है, तो फिर जो है वोट बैंक की राजनीति खूब होगी जाति के आधार पर। इसे केंद्र सरकार मना कर रहा है। यदि आप पूरा करवा देंगे तो फिर तो और जातिगत आरक्षण चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हम एनसीईआरटी वाला क्लास बोला था शुरू करने के लिए, तो उसमें एक तो जो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिया है उसकी मैं व्याख्या कर दूं, और कुछ करना है तो बोल दीजिए। जो फोटो वोटो वाला बना हुआ है, चलिए वो भी बोल दूंगा बस। अब पीछे जो क्वेश्चन दिया उसको बोल दे, उसका आंसर बोल दूंगा।
क्योंकि बाद में आप लोग सलाह देंगे, सुझाव देंगे तो फिर कैसे लागू हो पाएगा। क्योंकि आज मैं पहला टॉपिक कर दूंगा, आज मैं खाली हूँ, बोल दूंगा। तो जो मान लीजिए बॉक्स वॉक्स बना के आओ बच्चों, उसको भी समझा दूंगा। और फिर जो है उसके बाद जो पीछे क्वेश्चन दिया है वो बता दूंगा, जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे छोटा है बड़ा जो भी है बोल दूंगा। बोलना ही तो है, लिखवाना तो है नहीं, तो बोलने में कितना समय लगना है। और तीसरा काम है कि जो बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ लिखा है टर्म, उसको समझा दूंगा। अब विपक्ष में तर्क समझिए। 11th वाली एनसीईआरटी शुरू करता हूँ, थ्योरी वाली। पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। सब पढ़ा दूंगा धीरे धीरे। कितना क्लास लग रहा है? 10 क्लास में थ्योरी अभी खत्म कर दूंगा। 10 चैप्टर 10 क्लास में खत्म। रोज एक टॉपिक बोलूंगा। पूरी एनसीईआरटी होगी 7-8। हाँ वो रिपीट है, उसको पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल थ्योरी पहले करा देता हूँ, फिर उसका संविधान करा दूंगा, फिर स्वतंत्र भारत वाला करा दूंगा। 4-5 तो करा ही दूंगा, एकदम करा दूंगा। मुझको यदि कहा जाए कि बोलना है तब मैं बोल सकता हूँ, लिखवाने का लफड़ा बहुत है। लिखवाने में तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अभी मान लीजिए इसको बोलना होता, अभी तक तो मैं बोल के दूसरा अक्षर पढ़ा दिया होता। लिखवाने में समय लगता है, लेकिन बिना लिखे कल्याण होगा नहीं, क्योंकि आपका नोट्स बनेगा नहीं, घर पे जाके बना पाएंगे नहीं। ये भी एक समस्या है। अब पहले यहाँ पर पहला विपक्ष में तर्क समझिए, जो अभी लिखवा रहा था, अभी जो बताया हूँ एपीपीएस वाला तर्क लिख दीजिए। जातिगत जनगणना का राजनीतिक स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है। जातिगत जनगणना का राजनीतिक स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है। राजनीतिक स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि दल विभिन्न क्षेत्रों में क्योंकि दल विभिन्न क्षेत्रों में जातियों की स्थिति का पता लगाकर वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एपीपीएस सिस्टम है। एक वीडियो टाइम मिलेगा तो इलेक्ट्रोल सिस्टम पर बना दूंगा कि किस किस देश में क्या क्या लागू है। लिस्ट सिस्टम क्या है, एपीपीएस क्या है, मान लीजिए सेकेंड बैलेट सिस्टम क्या होता है। वो पूरा हम लोग का एक पेपर था एमफिल में। अब जैसे समझिए, दूसरा बात समझिए। अभी जो बता रहा था कि व्यवहारिक समस्या है जातिगत जनगणना कराने में, क्योंकि किसी प्रदेश में कोई ओबीसी में है, कोई एससी एसटी में है, ये बताइए। अब जैसे बिहार में बनिया को ओबीसी में रखा गया है और यूपी में जनरल में रखा गया है। यूपी में जनरल में है, तो मान लीजिए हमें कहते हैं तो नई समस्या। अब इसका समाधान कैसे होगा? लिख दीजिए। जातिगत जनगणना में व्यवहारिक समस्या है। एक ही जाति एक प्रदेश में ओबीसी में है। एक ही जाति एक प्रदेश में ओबीसी में है, तो दूसरे प्रदेश में उसे दूसरी श्रेणी में रखा गया है। जैसे बिहार में बनिया को ओबीसी में रखा गया है, यूपी में जनरल में। एक जाति की समस्या नहीं है, बहुत सारी जातियों के संदर्भ में। जैसे मान लीजिए धोबी जाति के संदर्भ में भी यही समस्या है। कहीं पर धोबी को एससी में रखा गया है यूपी में, तो कहीं पर ओबीसी में रखा गया है। अब बताइए, ये भी एक मामला खराब। बताए तो कि कहीं पर मान लीजिए जाट को ओबीसी में रखकर आपने आरक्षण दे दिया, कहीं पर नहीं दिया। कोई तो जाट लोग कहते हैं कि अरे भाई हम लोग को ओबीसी में रखिए। तो अब मान लीजिए इसी तरह से और बता रहा हूं, जो अभी राजस्थान में जो ट्रेन वाला आंदोलन चल रहा था, गुर्जर आंदोलन, उसमें भी तो यही लफड़ा फंस गया। अब एक समस्या और भी है कि जैसे मान लीजिए जो लोग एससी में थे और वो ईसाई बन गए हैं, ये भी तो एक मसला आ गया कि जो लोग मान लीजिए एससी में थे ईसाई बन गए,
अब उनको आरक्षण का क्या करेंगे? अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको आरक्षण मिलेगा, कि जो ईसाई भी बन गए उनको भी आरक्षण देना पड़ेगा। यदि प्रूफ कर देते हैं कि नहीं मैं एससी का हूं और हमारे पिताजी दादाजी जो भी हैं वो ईसाई बन गए, तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। केवल वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दें बस, उनके ईसाई लिखने से कुछ नहीं हो सकता है, मूल कास्ट तो वही मानी जाएगी उनकी। तो अब मान लीजिए सपोज करिए, अब ये सब जो लफड़े हैं उसका समाधान। तीसरी जो व्यवहारिक समस्या है कि मान लीजिए किसी के माता पिता नहीं है, किसी का नहीं पता चला कि कहाँ जन्म हुआ है, तो ऐसे मान लीजिए कोई धर्म परिवर्तन कर दिया, 200 साल पहले कोई धर्म परिवर्तन कर दिया, तब मान लीजिए उनका क्या होगा? कोई मान लीजिए अनाथ बच्चा सड़क पर टहल रहा है, वो बोला हमको एससी में रख लीजिए, अब कैसे पता करेंगे? भाई कह सकता है कि हमारी स्थिति तो सबसे दयनीय है, तब मान लीजिए उसको क्या करेंगे? ये सब व्यवहारिक समस्या भी है। नंबर 3, अनेक व्यवहारिक समस्या भी है। जिन लोगों के माता पिता नहीं है, जिन लोगों के माता पिता नहीं है, या जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या जो लोग दूसरे देशों से आकर नागरिक बने हैं, वो भी तो एक समस्या आ गया है। दूसरे देशों से आकर नागरिक बने हैं। देखिए ये भी कहा जाता है कि जातिगत आरक्षण की मांग, मान लीजिए आप जो जिसमें बताया कि जातिगत जनगणना कराएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं न कहीं जो है जो जातिगत आरक्षण है उसकी और मांग बढ़ेगी, सामाजिक विखंडन को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई कोई चीज़ का मेरिट है तो डिमेरिट भी होता है। सरकारी नौकरी का मेरिट है, मान लीजिए आप लोग आईएएस बनने का, आईएएस पीसीएस बनने का देखिए, सोचते हैं नहीं बनना है अधिकारी, अधिकारियों का डिमेरिट भी तो है। कल ऐसे ही मैं हम लोग का नोएडा में जो है एक हमारे मित्र हैं, तो यहीं पे दिल्ली में ही हैं, पीपीएफ कमिश्नर हैं, तो कल जितने भी पुराने मित्र मंडली थी कल इकट्ठा हुआ था, तो उसमें मान लीजिए अधिकांश लोग अधिकारी ही, तो सब लोग अपना दुख रो रहे थे। तो मान लीजिए मुझको ये लगा कि देख लीजिए इसी आईएएस पीसीएस बनने के लिए परेशान आत्मा चल रहा था ये, कि बन जाता तो जीवन सफल हो जाता, अब बनने के बाद नया दुख रो रहे हो। अब वो समस्या ये है कि भाई उसका सुख है तो कुछ दुख भी है। तो वही चीज़ है कि जब जातिगत जनगणना होगा तो कुछ उसका डिमेरिट तो आएगा ही, लेकिन जब इसका मूल्यांकन लिखिएगा तो मूल्यांकन सकारात्मक लिखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाँ बोला है। जातिगत जनगणना से कोई सैद्धांतिक समस्या नहीं है। इस तरह के आंकड़े जो है योजना और विकास के लिए हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। कभी बीजेपी भी जातिगत जनगणना की बात करती थी, ये मत समझिए, आज नहीं कर रही हो दूसरी बात है, लेकिन कभी बीजेपी ही मांग करती थी। लेकिन इन आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और न ही जातिगत जनगणना से वोट बैंक की राजनीति। चुनाव आयोग को भी सतर्क रहना चाहिए, और किसी समुदाय की गरिमा भी प्रभावित न हो। तो इस तरह की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ यदि लागू किया जाए तो जातिगत जनगणना जो है औचित्यपूर्ण है। भाई पता होना चाहिए कि कौन किस जाति का है। लिख लेंगे ना? लिखवाऊं? जल्दी बोलिए।